ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम किच्छा नहीं जीत पाए। जब हमने राजनीति की शुरुआत करी तो हमने राष्ट्र प्रथम के भाव से ही राजनीति की शुरुआत करी। किच्छा जो है वो सिर्फ उत्तराखंड के मानचित्र में नहीं, पूरे देश के मानचित्र में दिखाई देगा। प्रधानमंत्री जी ने जो दी है स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी, वो किच्छा के लिए एक मील का पत्थर साबित बनेगी। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि किच्छा जो है स्मार्ट इंडस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। 35 to 40,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, तो कांग्रेस को ये लगता है कि जब हम आएंगे तो हमारी पॉकेट जो है वो 30,000 वोट से शुरू होगी। जो नेता साइकिल से, मोटरसाइकिल से जाके आंदोलन करता था, आप देखिए उनके घर में फॉर्च्यूनर और क्या कहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां जाके खड़ी हो, कहां से खड़ी हो गई। जिस दिन आपके मन में ये बात आ गई कि राजनीति मेरा प्रोफेशन है, उस दिन आप प्रोफेशनल होकर राजनीति करेंगे और उस दिन आप समाज के लिए नहीं, फिर अपने लिए करेंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जी, तो ये लोकल लेवल पे जो एम्प्लॉयज हैं वो थोड़ा अवॉइड करते हैं। 50 से 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान है। उत्तराखंड में जो चलता था भाजपा फिर कांग्रेस, कांग्रेस फिर भाजपा, तो इस बार पहली बार मिथक टूटा। पिताजी का ये कहना था, जो करना है अच्छे से करो। आपको लगता है कि नेक्स्ट बीजेपी को चांस मिलेगा? किच्छा इस स्थिति में आके पहुंच गया कि किच्छा को लोग सोचते हैं कि बहुत पिछड़ा हुआ है। काफी जुमले फेमस हो रहे हैं, जिसकी हो इच्छा आ जाए किच्छा। तो लोगों को लगता है कि राजा भैया का मतलब कोई बहुत। कांग्रेस का थोड़ा सा अलग है। मैं डायरेक्ट पूछता हूँ, इस बार किसको मिलेगा टिकट? नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सिंह बैठक अपनों की में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ विवेक जी मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग के उपाध्यक्ष हैं। विवेक जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल बैठक भी अपनों की में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आप आए, आपने समय निकाला। आपके सभी व्यूअर्स का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल सर, मैं लगातार आप लोग को देखता रहता हूं और बहुत ही धन्यवाद अच्छे सर, आप तरीके लोग से का आप क्या आशीर्वाद। कहते हैं प्रश्नों को उठाते हैं। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि यानी कि बहुत कम लोग हैं जिनके प्रश्न उठाने का तरीका, बातों को रखने का तरीका, उसमें से एक आप भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सर। और बिल्कुल ये आपने जो वर्ड बोले हैं, ये हमारे चैनल को, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी टीम है, कंटेंट राइटर टीम, उनको डेफिनेटली मोटिवेट करेंगे सर। तो विवेक जी, मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा इनिशियल जर्नी के बारे में कि आपका पॉलिटिक्स में कैसे रुझान हुआ, कैसे आना हुआ? क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो इसमें कैसे आना हुआ आपका? अभी मैं पढ़ ही रहा था, पर पारिवारिक जो परिवेश था अंजनी भैया वो ऐसा था कि दादाजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू से जुड़े हुए थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है हमारा। दादाजी का संघ में इन्वॉल्वमेंट था, पर मेरे जन्म से पूर्व ही दादाजी का, अच्छा, यानी दादाजी को मैंने समझ- नहीं देखा। लेकिन जो पारिवारिक जो परिवेश था, लोगों का आना जाना था, लोगों से मिलना जुलना था, वो लगातार बना रहा। तो ऐसे ही हमारे परिवार के एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ, हमारे स्वर्गीय श्री सीताराम राय जी, जिलाध्यक्ष भी रहे कई बार, और जब उनका निधन हुआ उस समय वो किसान मोर्चा भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग को काम करना चाहिए, परिवार के सभी लोग हो, आप लोगों को संघ में काम करना चाहिए। तो विद्यार्थी परिषद से मैंने छात्र राजनीति की शुरुआत करी। विद्यार्थी परिषद से ही फिर मैं 2008 में युवा मोर्चे में आ गया, भाजपा की युवा विंग में आ गया। बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे और युवा विंग में हम लोग क्या कहते हैं, पुष्कर सिंह धामी जी, गजराज बिष्ट जी, उसके बाद विनोद कंडारी जी, फिर अपने सौरभ थपलियाल जी, फिर कुंदन लटवाल जी, शशांक रावत जी के साथ तक मैंने अभी काम किया। और बस ऐसे ही पता ही नहीं चला कब छात्र राजनीति से युवा राजनीति में आ गए, युवा राजनीति से अब मेन स्ट्रीम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो विवेक जी, ये जो चेंज हुआ, क्योंकि आपकी फैमिली में कोई बैकग्राउंड में नहीं था, तो आपके पापा या पेरेंट्स में मदर ने या पापा मम्मी ने अपोज किया कि बेटा तू राजनीति में जा रहा है, यार ये फील्ड अच्छा नहीं है, इससे अच्छा तू कुछ बिजनेसमैन बन जा या कुछ पढ़ाई करके तू एमबीए करके जॉब कर ले, ठीक है? ये कुछ घर वालों से तो कुछ अपोजिशन, मतलब अपोज किया घर वालों ने? माताजी पिताजी लोग के हर एक की वो, अब आपको पता ही है, एक वो रहता है कि बच्चा पढ़ लिख ले तो सिक्योर लाइफ कैसे रहेगी, अच्छा व्यापार कर ले या अच्छी नौकरी में चले जाए। पर ऐसा एक मुझे लगता है प्रारंभिक दौर में ऐसा कुछ आया, लेकिन उसके बाद कभी परिवार ने इस बात को लेके कभी विरोध नहीं करा। पिताजी का ये कहना था, जो करना है अच्छे से करो और अच्छा है, जहां आप जाएंगे वहां अच्छा करेंगे। तो मुझे लगता है पारिवारिक सपोर्ट है। आप विश्वास मानिए, मैं 16 साल का था जब मैंने विद्यार्थी परिषद की राजनीति से, यानी छात्र राजनीति से शुरुआत करी, और 16 साल की उम्र से आज मैं 35 साल का हूं, और आज तक कभी पिताजी ने ना रोका ना टोका ना कभी कुछ कहा, और माताजी ने भी, पिताजी ने भी, परिवार के सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया।
बिल्कुल तो बिल्कुल इसीलिए आज यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो विवेक जी, राजनीति से आप जुड़े हैं काफ़ी टाइम से, इनिशियल स्टेज, यंग एज से आप जुड़े हैं, ठीक है। तो आप जो किच्छा, जो आपका मेरे ख्याल से किच्छा आपकी जी लोकेशन है, तो इसमें आप क्या क्या महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं बीजेपी पार्टी के साथ, बीजेपी सहयोगी लीडर्स के साथ, जो हमारे समाज को कुछ अच्छा मैसेज जाता हो या कुछ हमारे समाज के लिए भला कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आप बताइए, क्या कार्य हो रहे हैं, क्या डेवलपमेंट कार्य हो रहे हैं। जब पहले तिलकराज बेहड़ जी, जब किच्छा और रुद्रपुर विधानसभा एक ही हुआ करती थी, तो कांग्रेस की सरकार थी उस समय। जब हम लोग नए नए थे तो हम लोगों ने बहुत बार देखा कि कांग्रेस की जब यानी विधानसभा में जब नेतृत्व कांग्रेस का था और जब नगर पालिका में भी नेतृत्व कांग्रेस का था, तो उस समय बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि क्षेत्र में यानी एक तरीके से कहा जाए तो उपेक्षा की जाती थी। किच्छा की आज तक उपेक्षा हुई। तो मैंने बार बार कोशिश करी कि भी किच्छा की जो उपेक्षा है वो उपेक्षा कैसे करके समाप्त हो। फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ 2012 में किच्छा और रुद्रपुर अलग अलग विधानसभा हो गई। राजेश शुक्ला जी हमारे विधायक बने। राजेश शुक्ला जी हमारे विधायक बने, हमारे साथ एक यानी कि आप कहिए कि 2012 से लेकर 2017 तक एक कांग्रेस की सरकार थी। हम लोग विकास के वो काम नहीं कर पाए जो हम लोग कर सकते थे, जो हम लोग को किच्छा में चाहिए था। फिर 2017 में त्रिवेंद्र जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से अगर आप उठाकर देखेंगे 2017 के बाद से किच्छा ने आगे बढ़ने का काम किया। चाहे वो मॉडल डिग्री कॉलेज हो, पूरे स्टेट में 2 मॉडल डिग्री कॉलेज आए जिसमें से एक किच्छा में आया। उत्तराखंड में एक एम्स आपका ऋषिकेश में था, सैटेलाइट एम्स के नाम पर एम्स आया और मुझे लगता है वो शीघ्र ही प्रॉपर एम्स होगा, वो एम्स किच्छा में आया। और बहुत बड़ी योजना, यानी कि आज हम लोग को नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन आप आज मेरी इस बात को आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं कोट करता हूँ कि आप इस इंटरव्यू को आज, यानी जो आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कल रहेगा, आपके पेज पे आजीवन रहेगा। आप देखिएगा जो एक बहुत बड़ी योजना प्रधानमंत्री जी ने जो दी है, स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी, वो किच्छा के लिए एक मील का पत्थर साबित बनेगी। और किच्छा जो है वो सिर्फ उत्तराखंड के मानचित्र में नहीं, पूरे देश के मानचित्र में दिखाई देगा। ये जो चेंज है, ये चेंज हमने अपनी सरकार में देखा। और बहुत सारी चीज़ों की मुझे लगता है कि आगे आवश्यकताएं भी हैं, और जैसे जैसे करके शहर बढ़ेगा तो वैसे वैसे आवश्यकताएं, स्वाभाविक सी बात है, बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल विवेक जी। विवेक जी, जैसे रुद्रपुर सिडकुल की वजह से जाना जाता जी है, तो आप यही बोलना चाह रहे हैं कि किच्छा जो है स्मार्ट इंडस्ट्री के नाम से जाना जाएगा, तो कोई सर्टेन लोकेशन चूज की गई है कि यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट इतनी टैक्स रिबेट देगी इंडस्ट्रीज को कन्विंस कौन करेगा, जाके उनके एंटरप्रेन्योर्स को कौन कन्विंस करेगा, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, प्रोसेस में है। बिल्कुल, आप ये समझिए कि अंजनी भी, आप इस पे अगर आप एक अच्छा अध्ययन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो किच्छा में, जो 12 कॉरिडोर ऑल ओवर इंडिया में जो 12 स्थानों पे बन रहा है, उसमें से किच्छा जो है, यहाँ से जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे खुरपिया है। अच्छा। तो गवर्नमेंट ने लगभग 1000 कुछ एकड़ जगह एक्वायर कर ली है और उसका पूरा का पूरा लेआउट प्लान बन चुका है और ऑन ग्राउंड वर्किंग की तैयारी है। और आप विश्वास मानिए, जिस थीम पे सरकार किच्छा का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने वाली है, वो वैश्विक स्तर की सबसे आधुनिक थीम है। अच्छा। प्लग एंड प्ले, अच्छा, प्लग इन प्ले, वॉक एंड वर्क, इस पॉलिसी पे काम कर रही है कि वहीं पे आप रहिए, घूमते फिरते जाइए। मैं समझ गया। सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरवेज हो, सारे की सारी चीजों में जब आप किच्छा के स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी को अगर का जो प्रोजेक्ट है, अगर आप उस पर अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा कॉरिडोर आज तक भारत में कहीं डेवलप नहीं हुआ है। उससे मिलता जुलता कोई एक गुजरात में है और एक ग्रेटर नोएडा में, उससे मिलता जुलता, प्रॉपर वैसा नहीं, प्रॉपर वैसा नहीं है। यानी विश्व की सबसे आधुनिक जो चीजें हैं, उन चीजों को लेकर ये 12 कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जिसमें से एक किच्छा में आने वाला है। तो विवेक जी, जो ये कॉरिडोर आने वाला है किच्छा में, इसका जैसे आपने जिक्र किया कि एम्स आ रहा है हाईवे पे, ये मैं पता है कि ये मुझे लगता है इसको 3-4 साल लगेंगे कंप्लीट होने में। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल आ रहा है, बहुत अच्छा बीजेपी इसमें काम कर रही है। और बाकी जो कॉरिडोर वाली बात है, ये कब तक कंप्लीट होगा, इसकी टीएटी क्या रहेगी, टर्न अराउंड टाइम क्या रहेगा, पब्लिक कैसे, देखिए क्योंकि देखिए पलायन तो बढ़ रहा है जी, पहाड़ों से पलायन बढ़ रहा है, लोग पढ़े लिखे लोग माइग्रेट हो रहे हैं, दूसरे शहरों में नौकरी के लिए जा रहे हैं, व्यवसाय यहाँ पे उतने हैं नहीं क्योंकि ये पर्यटन स्थल है, ठीक है। तो थोड़ा सा
मुझे ये जानकारी दीजिए, कॉरिडोर कब तक कंप्लीट होगा, ताकि हमारे नवयुवकों को भी पता लगे, वो लोग भी जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, अपना टैलेंट दूसरी कंट्रीज में लगा रहे हैं, अपनी नॉलेज दूसरी कंपनीज में कंट्रीज में जाके यूज कर रहे हैं, वो हमारे भारत में लगाए। हमारे भारत में युवाओं के पास बहुत अच्छा दिमाग है, ठीक है। तो ये कॉरिडोर कब तक कंप्लीट होगा? मुझे लगता है कि आपको अगले साल कॉरिडोर जो है उसका शुभारंभ हो जाएगा, मैक्सिमम अगले साल। और उसके बाद फिर आपको पता है कि एक प्रोसेस है कि धीरे धीरे करके इंडस्ट्रीज आएंगी और कॉरिडोर धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगा। जैसे रुद्रपुर का ये इंडस्ट्रियल एरिया है, तो आज तक वहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि 2-3 साल के अंदर आपको कॉरिडोर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो धरातल पर दिखाई देगा। बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा आपको ये बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज हैं, जी बालाजी एक्शन टीशा जी है, ये ब्रिटानिया जी इंडस्ट्री है, हल्दीराम है, जी तो ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इमामी है, जी तो ये लोकल लेवल पे जो एम्प्लॉयज हैं हम्म, वो थोड़ा अवॉइड करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, वाइट कॉलर जो है, वाइट कॉलर मीन्स लोअर लेवल के जो एम्प्लॉय हैं जी वो हम लोकल लेवल पे लेंगे, मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज हम बाहर से बुलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ के लोगों का जो महत्व है वो पहले ये छीन कर देते हैं, जी आते हैं कंपनी वाले, वो बोलते हैं नहीं, हम लोअर लेवल पे ही वर्कर को रखेंगे, क्योंकि ऊपर लेवल पे रखेंगे तो ये पॉलिटिक्स करेंगे, ठीक है। तो इस बारे में कंपनी इस बारे में कुछ सोचेंगे आगे आपकी सरकार? क्योंकि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, सबसे जरूरी तो ये है। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, सीनियर लेवल मैनेजमेंट में भी मिलनी चाहिए एज पर उसकी एजुकेशन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बालाजी भी अभी बीच में ऑब्जेक्शन उठा था कि ये लोकल लेवल पे शक्ति फार्म के जो वर्कर्स थे उनको ये लोकल लेवल पे नहीं रख रहे थे, कि ये लोग नहीं, ये पॉलिटिक्स होगी, लोकल पॉलिटिक्स यहाँ पे हो जाएगी। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जब माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था रुद्रपुर में, सिडकुल कूच। उसमें उसका जो मुद्दा था वो मुद्दा यही था कि स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिले। तो एक परसेंटेज के हिसाब से, मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता है कि 70% या 50% हम लोग उनका वो था कि 70% या 50% युवाओं को, हमारे लोकल के युवाओं को हमारी इंडस्ट्रीज में सहभागिता मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। लेकिन उस समय तत्कालीन सरकार ने फिर लागू भी करवाया था। उसके बाद फिर एक बार सौरभ थपलियाल जी थे प्रदेश अध्यक्ष, उस समय फिर दोबारा हुआ था। अगर आप शासनादेश में जाएंगे तो शासनादेश है कि हमारे लोकल के लोगों को प्राथमिकता मिले। लेकिन हाँ, बहुत बार देखने को मिलता है कि लोकल के लोगों को, ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, ये हमारे क्षेत्रीय युवाओं को की उपेक्षा करती हैं। तो कुछ चीज़ों में मैं कहूँगा कि युवाओं को भी, समाज को भी और हम लोग को भी अवेयर होने की ज़रूरत है। हम लोग अवेयर हों और अपनी बात को सही मंच पे रखें, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों का समाधान तो त्वरित हो जाएगा। और लगभग आप अगर आप इस पे अच्छा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 50 से 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान है। बस कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, अपने हितों को देखते हुए, या फिर ये कहा जाए कि जो युवा जाते हैं कंपनीज में अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए, तो कंपनी किसी ना किसी टेक्निकल कारणों से उनको नहीं रखती है और वो युवा भी सही मंच पे अपनी बात नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से कंपनी को भी थोड़ा सा बढ़ावा मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सही जगह पे बात रखी जाएगी तो मुझे लगता है कि युवाओं को अधिक से अधिक यहीं पे रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी जो लोकल पॉलिटिक्स भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी कम होगी, तो क्योंकि ये जो कंपनीज आती हैं, कॉर्पोरेट्स आते हैं, ये मोस्टली अपनी रेवेन्यू देखते हैं, अपना प्रॉफिट देखते हैं। और ये लोकल लेवल पे जो बंदे आते हैं हमारे वाइट कॉलर्स, उनसे बॉन्ड साइन करा देते हैं 2 साल का, 3 साल का, फिर उस तरीके से वर्क प्रेशर देते हैं ताकि वो जानबूझ के छोड़ के चले जाए। तो वो चीज़ भी है, वो थोड़ा सा आपको, मुझे लगता है कि विवेक जी इस पर थोड़ा सा आप कार्य करिएगा कि जब ये बन जाए कैरोडोर, तो उस पर आप ये कंपनीज को, उनके मैनेजमेंट को लेके आइए कि भैया नहीं, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, युवा वर्ग है जो माइग्रेट हो रहा है, वो यहाँ पे काम करेगा। उत्तराखंड से जो पलायन हो रहा है वो यहीं पे आके रुकेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो विवेक जी, और आप राजनीति में सक्रिय हैं, ठीक है, और आपके क्या क्या शौक है? ये मैं थोड़ा पर्सनल जा रहा हूँ, आपके क्या क्या शौक है? ट्रैवलिंग मेरा शौक है, आर्चरी मेरा शौक है, और किताबें पढ़ना एक शौक है। जब टाइम मिलता है, जब खाली समय में विवेक जी क्या करते हैं? कभी आर्चरी कर लेता हूँ, कभी किताबें पढ़ लेता हूँ, समय निकालता हूँ, कोशिश तो किताबें मोटिवेशनल बुक्स या कुछ भी? अच्छा, सब साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर या
मैनेजमेंट कुछ हाँ। कुछ भी। तो विवेक जी, किच्छा के लिए आप पूरा कार्य लगे हुए हैं, प्रोग्रेस भी आपने बताया कि क्या है, बट अभी जो मुझे लगता है किच्छा में जो चल रही है सरकार कांग्रेस की है शायद, तो आपको लगता है कि नेक्स्ट बीजेपी को चांस मिलेगा? मुझे लगता नहीं, मुझे विश्वास भी है और होना भी चाहिए। हम्म, भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो वहां पे स्वाभाविक यानी सभी, चाहे आप बिहार को देखिए, चाहे आप यूपी को देखिए, बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। तो उत्तराखंड में भाजपा की सरकार, पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तराखंड में जो चलता था भाजपा फिर कांग्रेस, कांग्रेस फिर भाजपा, तो इस बार पहली बार मिथक टूटा और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई। और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम किच्छा नहीं जीत पाए। लेकिन अगर किच्छा जीतता तो और तेजी से हम लोग कार्य कर पाते, क्योंकि स्थानीय विधायक अगर जिसकी सरकार है उस दल का अगर रहेगा तो विकास के कार्यों को और आगे बढ़ा पाएगा। और विधायक की मंशा भी साफ दिखाई देती है। कांग्रेस के विधायक हैं आपस में ही, यानी कि किच्छा के लोगों को गुमराह करने के लिए कहिए या फिर जो भी कारण कहिए, वो उन चीजों में उलझे हुए हैं, या फिर बस वो स्थानीय जो आपसी लड़ाई है बस उसी को करके खुश हैं। किच्छा के विकास के बारे में ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आगामी चुनाव में हम लोग जीतेंगे भी और किच्छा की जनता को जिताना भी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। और जिससे किच्छा के बारे में अगर आप स्टडी करेंगे तो किच्छा जो था विकसित किच्छा था। धीरे 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 करके किच्छा की उपेक्षा करते करते आज किच्छा इस स्थिति में आके पहुंच गया कि किच्छा को लोग सोचते हैं कि बहुत पिछड़ा हुआ है, वरना किच्छा सबसे पुरानी तहसील थी। और आज जहां किच्छा आके खड़ा हुआ है वो सभी लोग देख पाते हैं। तो किच्छा को बहुत जरूरत है, किच्छा के बहुत पोटेंशियल है। किच्छा के पास एक यानी कि विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी। सारी चीजें धीरे धीरे करके बाहर के नेताओं ने आकर किच्छा की उपेक्षा कर करके सारी चीजें खराब करी, जो मुझे अब लगता है कि स्थानीय लोग जो हैं वो धीरे धीरे करके परिवर्तित भी हो रहे हैं, युवाओं को भी समझ में आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, स्वाभाविक सी बात है, राष्ट्र को बदलने में लगी हुई है, किच्छा भी बदलेगा। बिल्कुल सर, आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, काफी जुमले फेमस हो रहे हैं, जिसकी हो इच्छा आ जाए किच्छा। ठीक है सर, तो काफी जुमले चल रहे हैं और अभी टाइम है विधानसभा चुनाव में, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा सिनेरियो लग रहा है कि थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, आई होप कि आप डायरेक्ट आंसर देंगे, मैनिपुलेट करके नहीं देंगे। कोई बिल्कुल नहीं। इस बार मैं डायरेक्ट पूछता हूँ, इस बार किसको मिलेगा टिकट विधानसभा का बीजेपी से? ये कहना तो मुश्किल है कि किसको टिकट एक अंदाजा ये कहना बिल्कुल भी, ये भारतीय जनता पार्टी में तो ये कोई नहीं कह सकता है कि इनको मिलेगा। कई बार अगर आप देखेंगे तो तीरथ सिंह रावत जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका विधानसभा का टिकट, यानी वो सिटिंग एमएलए थे और उनका टिकट काट दिया गया। उनका टिकट काटा गया, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया, उसके बाद सांसद बनाया, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बनाया। तो भाजपा में तो ये कहना संभव ही नहीं है कि किसको मिलेगा। हाँ, लेकिन उम्मीद क्या लगता है आपको? उम्मीद तो कुछ है ही नहीं। उम्मीद तो आप ये समझिए मतलब विवेक जी को भी मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी का टिकट किसी को भी मिल उम्मीदवार सकता है, काफी लाइन में है। हाँ, उम्मीदवार बहुत, वही जो आपने कहा, जिसकी हो इच्छा आ जाए किच्छा। तो किच्छा के, लेकिन इसकी जो डेमोग्राफी है विवेक जी किच्छा की, जो मुझे समीकरण पता है कि जो मुझे नॉलेज में आया है कि अगर 34% या 40% वोट आपको पड़ गए तो आप जीत जाएंगे चुनाव। ये कुछ कैटेगरी है इसमें, कुछ ऐसा कुछ है क्या, कुछ कि 40% वोट पड़ गए आपको तो आप जीत जाएंगे, ऐसा कुछ समीकरण है मतलब किच्छा में? लोग इसलिए लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई अगर 30% भी वोट पड़ गए, 35 भी पड़ गए तो। कांग्रेस का थोड़ा सा अलग है। कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति पे चलती है, तो उनका जो केंद्र है वो मुस्लिम वोटर्स हैं। किच्छा में लगभग 35 to 40,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। तो कांग्रेस को ये लगता है कि जब हम आएंगे तो हमारी पॉकेट जो है वो 30,000 वोट से शुरू होगी। उसके बाद हिंदू वोटर्स को अगर हम, यानी कि हम कर ही लेंगे, यानी उनका हिंदू वोटर्स जो हैं उनके लिए एक तरीके से लिस्ट में नहीं है। हाँ, उनकी लिस्ट में नहीं है। उनको यह है कि ये तो हो ही जाएगा। तो कांग्रेस के लोग इसलिए आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस में जितने बाहर से लोग आके लड़ने का काम हुआ, किच्छा में ऐसा बहुत ज्यादा नहीं हुआ। यानी भारतीय जनता पार्टी से तो बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिला है। लेकिन कांग्रेस से तो आप लगातार देखेंगे कि कोई ना कोई प्रयास करता रहा,
कि आओ भाई किच्छा चल देते हैं। इस बार थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि भाजपा में भी कुछ लोग और बाहर से आने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सबका स्वागत है। सबका स्वागत है। अच्छा विवेक जी, ये जो हमारा पहले क्या था कि 90s में एक दौर था या 2000 में दौर था कि पॉलिटिक्स प्लस क्राइम, ये दोनों चीज़ें साथ चलती थी, चाहे यूपी की राजनीति हो चाहे बिहार की राजनीति हो, ठीक है। बट हमारा उत्तराखंड जो है साफ सुथरा है। बट अभी इस बार जो जिला पंचायत जो चुनाव हुए नैनीताल में, आपने सुना होगा कुछ अपहरण किए गए, ऑन द स्पॉट उनको ले जाया गया, उसके बारे में आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा उस विषय के बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ इंजीनियर भैया, राजनीति में जिन लोगों ने बाहुबल के दम पर या फिर अपराध के दम पर, मैं अगर कहूँ बाहुबल में नहीं, अपराध के दम पर जिन लोगों ने राजनीति को चलाने का काम करा, उनका हर हश्र आज क्या है आप देख सकते हैं। राजनीति कोई एक टर्म का एग्जाम नहीं है। आपको हर 5 साल में आपको जाके दोबारा खड़े हो जाना है एग्जामिनेशन में, और पब्लिक आपको जिता के या हरा के भेजेगी। तो राजनीति में कभी भी अपराध को नहीं लेकर आना चाहिए, और जो लोग अपराध को राजनीति में लेकर आते हैं उनका वो मौके पे तो भले उन्हें लग जाए, आज मेरे पास पावर है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर मैं कुछ भी करने में पॉजिटिव वे में अगर अपनी एनर्जी लगाऊंगा तो लोग मेरे साथ मेरे बुरे समय में भी खड़े रहेंगे। लेकिन अगर मैं उसी को निगेटिव वे में अगर मैं लगाऊंगा तो स्वाभाविक सी बात है, देखिए यही तिलकराज बेहड़ जी लगातार विधायक बने, मंत्री बने, और जब इनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगने शुरू हुए, जब इन्होंने इस प्रकार की यानी इनके ऊपर बहुत सारी घटनाओं के आरोप लगे कि ये इन्होंने करवाया, तो आप 2 बार रुद्रपुर से चुनाव हारे। आपने अपने आप को विनम्र बनाया, आपके इच्छा आए, आपने अपने आप को विनम्र बनाया, आपने अपने आप को थोड़ा सा लोगों के लिए सॉफ्ट बनाया, उसी का परिणाम होगा कि आज आप जीते। तो मुझे लगता है कि विनम्रता, शालीनता और छोटे होके भी आपको अपने अंदर बड़प्पन रखना पड़ेगा, वही लोग राजनीति में सफल हो पाएंगे। जो लोग सोचेंगे सत्ता का दुरुपयोग करके या गुंडई करके, जैसे कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने करा, तो आज आप देखिए ना, बिहार में आरजेडी ने करा, इतने सालों से आप सत्ता से बाहर हैं। जो लोग ये करेंगे राजनीति में, निश्चित रूप से तत्कालीन तौर पर आपको बहुत अच्छा लग सकता है, 4 चेले आपके आएंगे और आपको बड़ा खुश कर देंगे, चाटुकार, वास्तविक नहीं। जो आपका वास्तविक शुभचिंतक होगा वो आपको रोकेगा। लेकिन जो लोग भी गुंडई के दम पे, अपराध के दम पे अपनी राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं, उनका हश्र बहुत ही ज्यादा खराब होगा। आप इतने रिलायबल बन जाइए। मैं आपको एक घटना बताता हूं, राजा भैया के बारे में दुनिया ने बहुत कहानियां सुनी, मगरमच्छ, ये वो दुनिया भर की। जब आप प्रतापगढ़ से बाहर आप निकलते हैं तो लोगों को लगता है कि राजा भैया का मतलब कोई भूत। नहीं, हम भी सोचते कुंडा तो भैया इलाका बड़ा खतरनाक है। जब आप कुंडा जाएंगे, जब आप राजा भैया के घर में जाएंगे, जब आप लोगों की स्थिति देखेंगे, तब आपको महसूस होगा कि राजा भैया क्या है। राजा भैया यानी यहाँ के नेताओं का जो प्रोटोकॉल है, वो जब मैं पहली बार गया तो एक समान से परिवार की, मैं कहूँ तो मजदूर परिवार की महिला, उसने राजा भैया का हाथ पकड़ लिया, भैया ही काम करेगा। तो राजा भैया ने रिप्लाई यानी अच्छा रिप्लाई करा और उनके काम के लिए चिंता करी। यहाँ के नेताओं का है क्या, आप देखिए, बिल्कुल नहीं। तो राजा भैया की एक भूमिका बना दी, या फिर राजा भैया के बारे में एक उनका वो कर दिया, ब्रांडिंग थोड़ी सी यानी कि ऐसा, और लोग उससे मोटिवेट होके लोगों को लगा कि नहीं, गुंडई और अपराध और बाहुबल के दम पर राजनीति कभी भी अपराध बाहुबल के दम पर नहीं होती है। राजनीति सिर्फ और सिर्फ विनम्रता, प्रेम, सद्भाव पे ही होगी। और उत्तराखंड में जो लोग ये ट्रेंड लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उसके दूरगामी परिणाम खराब होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक जी, आपकी पार्टी हर जगह अच्छा काम कर रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर भागते हैं। मैं आपको सही बताऊं, बॉम्बे है, चाहे दिल्ली है, चाहे बेंगलोर है, आप वोटिंग रेशियो देखेंगे ना, तो वोटिंग रेशियो 60% है बॉम्बे का, दिल्ली का 65% है, वहीं बेंगलोर का 50% है। पढ़ा लिखा आदमी वोट डालने क्यों नहीं जा रहा है? एक नेता की, एक पॉलिटिकल पार्टी की छवि ऐसी हो गई है पब्लिक के माइंड में, वो सोचते हैं कि भाई राजनीति में तो जाना नहीं है, वो तो एक बहुत अलग चीज़ हो गई, बट हम वोट डालने भी नहीं जाएंगे। तो इसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना लोगों को जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोट आपका अधिकार है। और इसको जागरूक, मुझे लगता है आपकी पार्टी ने थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए,
ताकि परसेंटेज जो है वोटिंग का, जो परसेंटेज है वो बढ़े। ठीक है, अब मैं देख रहा था अभी रेशियो इस बार भी जो पंचायत चुनाव है 65 to 70% रेशियो बढ़ा है। तो इसको 100% तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि 30% लोग तो वोट ही नहीं कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो घर में बैठे हुए हैं। तो सर उनको जागरूक करने के लिए, उनको बाहर लाने के लिए आपकी बीजेपी पार्टी कुछ कर रही है? अंजनी भैया, अगर आप देखेंगे 2014 से पहले का, 2014 के से पहले के भारत में और आज के भारत में बहुत अंतर है। वोट परसेंटेज वाले विषय में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी भी बहुत बड़े जन जागरण की आवश्यकता है। आज भी जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है वो उस हिसाब से पार्टिसिपेट नहीं करता है जिस हिसाब से हमारा जो, यानी कि कहा जाए इलिटरेट कहा जाए, या फिर जो हमारे गांव जातिवाद और यानी जो गांव का जो वर्ग है वो ज्यादा क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करता है। जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है उसको समझना पड़ेगा देश की दशा और दिशा आपके हाथ में, यानी देश भर के देश के प्रत्येक नागरिक के हाथ में है। हम अपने बच्चे का भविष्य स्वयं सब कुछ सिक्योर नहीं कर सकते हैं। अगर अच्छी सरकार होगी तो उस आपके बच्चे का भविष्य सिक्योर है, आप सिक्योर हैं। आपने उत्तर प्रदेश में अच्छी सरकार दी तो आपके घर की बेटी सुरक्षित है, वरना यही अतीक, यही मुख्तार, इन लोग के समय में क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की। आज हमारे घर की बच्ची 9 बजे हो, चाहे 12 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, अगर जा सकती है, आ सकती है, अपनी बात को रख सकती है, तो सिर्फ वोट आपने दिया, आपने अच्छी सरकार को चुना तो आप रख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक जरूर काम करा। अगर आप देखेंगे तो 2014 से पहले पढ़े लिखे लोग राजनीति में कम आते थे। अगर आप 2014 के बाद देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार IITM, IIM, IAS, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, इन यानी यूथ को यानी बहुत ज्यादा प्रमोट किया। बहुत, यानी कि उनको, यानी जितनी भूमिका होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई, लेकिन तब भी पूर्व के हिसाब से अगर आप देखेंगे आज की तारीख में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लोगों ने अपनी अपनी नौकरियां छोड़ के अच्छे अच्छे पैकेज थे, 1-1 करोड़, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ के पैकेजेस छोड़ के लोग समाज सेवा में आ गए, राजनीति में आ गए, चुनाव लड़े। मुझे लगता है कि नेतृत्व भी कर रहे हैं, लेकिन जन जागरण की अभी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगा, आपसे भी कहूँगा, और ये मेरी भी जिम्मेवारी है कि हम लोग अपने आसपास के समाज को, अपने आसपास के लोग, अपने रिश्तेदार नातेदार लोगों को, सब लोगों को मोटिवेट करें कि भाई अगर हम एक वोट देते हैं तो वो सिर्फ वोट नहीं है, वो किसी विधायक को विधायक बनाना नहीं है, किसी सांसद को सांसद बनाना नहीं है, वो हमारे अपने अधिकार की लड़ाई है और अपने आप को सिक्योर करने का है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब वोट दिया तो जो कल्पना आप करते थे कि विदेश में चिकित्सा फ्री होती है, हम लोग सुनते थे। आज से 15 साल पहले भैया हम लोग एक बात सुनते थे कि अमेरिका में चिकित्सा फ्री है, शिक्षा फ्री है। हमारे यहाँ शिक्षा उस हिसाब से फ्री नहीं हो पाई है, लेकिन चिकित्सा भी उस हिसाब से फ्री नहीं है, लेकिन तब भी आयुष्मान कार्ड ने एक सपोर्ट दिया। बिल्कुल। तो ये हमारे वोट का ही चमत्कार है। और बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे पैकेजेस पे हैं, आज हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन कल ऐसी परिस्थितियां पलट जाती हैं जब हम लोग को बहुत सारी चीजों की आवश्यकताएं पड़ती हैं। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थितियां, यानी सत्य की जीत हो तो उसके लिए हमें एक वोट देना है और अच्छी सरकार चुननी है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सब लोग को बढ़ चढ़ के वोट देने के लिए तो आना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, तो वोट देने तो जरूर आना चाहिए। बिल्कुल। तो विवेक जी, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। आप तो राजनीति में उलझे रहते हैं, समाज सेवा में उलझे रहते हैं, तो भाभी जी की कंप्लेन कभी रहती है कि भैया तू तो राजनीति में बिल्कुल टाइम देता हुआ, घर में तो बिल्कुल ना टाइम देता हुआ, तो ऐसा कुछ भाभी जी की कंप्लेन रहती, भैया जाना है हमें कहीं, अब आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अब तो बिल्कुल समाज सेवा और पॉलिटिक्स में ही लग गए हैं, तो ऐसा कभी कंप्लेन आती है भाभी जी की? ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं आती है, लेकिन हाँ बहुत सपोर्टिव है। और कभी इस बात की, यानी कभी कोई कार्यक्रम है और उन्हें पता चल गया कार्यक्रम है, तो उनको भी लगता है नहीं, कार्यक्रम में जाना इनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। मेरी शादी हुई थी, उसके 3 महीने के बाद मुझे जम्मू कश्मीर चुनाव में जाना था। अच्छा। अब अगर मुझे जाना था तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा नहीं जाना है, उन्होंने कहा जाइए। और मैं जम्मू कश्मीर चुनाव में रहा। जम्मू कश्मीर का चुनाव थोड़ा सेंसिटिव भी था, बिल्कुल सेंसिटिव, यानी कि आप कितने भी आपको अलाउ कैसे कर दिया। और मैं था भी, मैं जिस जिले में था कठुआ जिला, तो वो वैसे भी थोड़ा सा टीवी में ज्यादा हाईलाइट रहता था कठुआ जिला। जहां पर मैं था वहां पे मेरे जाने के कुछ दिन बाद क्या कहते हैं मिलिटेंट्स ने क्या कहते हैं
एक एएसपी पे, यानी कि आजकल नया मिलिटेंट्स का कुछ चल रहा है कि वो लोग छुप के टारगेट कर रहे हैं और अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं और टूरिस्ट को टारगेट कर रहे थे। तो वो जब जैसे बाद में पुलवामा हुआ, तो पुलवामा से पहले की मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस समय हुआ क्या कि हम पहुंचे थे, उसके बाद वहां पे आप 3 महीने रुके थे ना? ना मैं 3 महीने रुका, मैं लगभग 25 दिन वहां पर था। 25 दिन वहां पर था तो पर परिवार की तरफ से, उनकी तरफ से कभी वो नहीं रहा। थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेके, बंगाल के चुनाव को लेके थोड़ा रहता है, लेकिन कभी परिवार की तरफ से कभी ऐसा वो नहीं रहता। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है कि जब ज्यादा आप डिले कर दो तो हाँ, फिर कुछ चीजों में थोड़ा सा, हाँ नहीं, वो तो नोकझोंक होनी भी चाहिए। यानी तभी पता चलता है। हाँ, छोटी छोटी नोकझोंक तो होनी चाहिए। तो विवेक जी, आने वाले 5 या 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं भाई? आप एमएलए देखते हैं अपने आप को, सांसद देखते हैं? एक जाहिर सी बात है, हर एक बंदा राजनीति में आता है तो उसका एक सोच होती है, एक अपना सपना होता है कि नहीं भाई, आज मैं इस डेजिग्नेशन पे हूँ, आज इस ओहदे पे हूँ, तो 5 साल तो मेरा ये होना चाहिए कि इस लेवल पे मैं पहुँच जाऊँ, या 10 साल में इस लेवल पे पहुँच जाऊँ। तो वो विवेक जी का क्या सपना है? और थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्या सोचा है, आगे की प्लानिंग का क्या है? भैया ये तो नहीं, यानी मेरा अपना व्यक्तिगत जो राजनीतिक 16-17 साल का जो अनुभव है, तो मैं एक बात से जरूर बचता हूँ कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा रख के आप राजनीति में सफल नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, मुझे इतना विश्वास है कि मैं उत्तराखंड की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाऊंगा, और किच्छा के लिए मैं कुछ कर पाऊं, तो मैं ऐसा कुछ, यानी मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं किच्छा के लिए कल कुछ कर पाऊं। जरूरी नहीं है कि मैं विधायक बन के, सांसद बन के या मंत्री बन के ही कुछ कर पाऊं। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में इतना, ऐसी स्थिति में भी हो सकता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और मैं बिना विधायक या सांसद बने भी, एक समाज सेवक के तौर पर। हाँ, एक समाज सेवा, यानी अब मैं अगर आपसे कहूं कि विधायक बनना ही लक्ष्य है, सांसद बनना ही लक्ष्य है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करना, क्योंकि जब हमने राजनीति की शुरुआत करी तो हमने राष्ट्र प्रथम के भाव से ही राजनीति की शुरुआत करी। एक बात ये भी सामने आती है कि बिना दायित्व के आप किस प्रकार से कार्य करेंगे, तो बहुत उतार चढ़ाव चलते हैं। कई बार दायित्व होता है, कई बार दायित्व नहीं होता है, लेकिन जब आपने सेवा के भाव से काम करने के लिए सोचा है, तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है कि हाँ भी ये बनना है या कुछ बनना है। नहीं बनेंगे या कुछ किसी भी स्थिति में नहीं रहेंगे, तब भी भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है कि जरूर हम लोग को ऐसी स्थिति में रखेगा कि हम लोग अपने किच्छा के लोगों की सेवा कर पाएं, किच्छा के साथ साथ उधम सिंह नगर जिले की सेवा कर पाएं, राज्य की सेवा कर पाएं, क्या पता देश में सेवा करने का अवसर मिले। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक जी, अभी जो बीजेपी लीड कर रहे हैं, हमारे धामी जी लीड कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, यंग लीडर है। धामी जी के अलावा आप कौन सा चेहरा ऐसा देखते हैं जो आपको लगता है कि नहीं, उत्तराखंड का सीएम ये भी बन सकते हैं? मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ कि आप धामी जी के बारे में कुछ कटाक्ष करिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि धामी जी के अलावा आप कौन सा एक कोई लायक लीडर समझते हैं जिनमें लीडरशिप क्वालिटी है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप देखिए, धामी जी को, जब धामी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो लोगों ने बहुत सारे प्रश्न उठाए कि अरे क्या कर दिया, 2 बार के विधायक, मंत्री भी नहीं बने, मुख्यमंत्री बना दिया, अनुभव की कमी, इसकी कमी, उसकी कमी, जितनी कमियां हो सकती हैं। क्या पता धामी जी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद कमियों की एक आध दो नई कमियां, बहुत कमियां गिनाई गई, मार्केट में एक आध दो नई कमी आ गई हो। लेकिन धामी जी ने 4 साल इस सरकार के पूरे करे, पूर्व में जब मुख्यमंत्री बने तब भी उन्होंने पूरे करे। और एनडी तिवारी जी के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना कार्यकाल पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो धामी जी की अच्छाई आपके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का तो क्या है, आप जब धामी जी जैसे एक सामान्य से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना सकती है, तो कोई भी बन सकता है। और किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कहना कि ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, जिसको आप लगता हो कि ये क्वालिटीज हैं, सीएम वाली क्वालिटीज इस बंदे में है, फ्यूचर में हो सके तो इस बंदे को बनना चाहिए, क्वालिटीज। इतने यंग मुख्यमंत्री बना दिए हैं कि अब इनसे यंग कौन है? अब इनसे अगर आप यंग में जाएंगे तो बहुत गिनती के लोग ही हैं, बहुत गिनती के लोग, बाकी तो सब बड़े ही हैं। सही बात है, सही बात है। आपके जो बच्चे हैं
उनको भी आप राजनीति में ही लाना चाहेंगे कि उनको बोलेंगे भैया अभी आप तो एकदम बहुत छोटे- छोटा है, अभी तो अच्छा, बहुत बिल्कुल आप छोटा है। समझिए 1 महीने का बेटा है। अच्छा अच्छा 1 अच्छा। महीने का एक एक बेटा है, सपुत्र है आपका। एक ही बेटा है, अभी हाँ है 1 महीने का है। हाँ तो हाँ। अब क्या राजनीति और क्या जिसका जहाँ जिसकी जैसी रुचि वो हम्म। वैसा चलेंगे। और हम लोग अपना कर रहे हैं राजनीति में। राजनीति में एक बात जरूर, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है, लोगों को लोग बहुत लाइटली लेते हैं कि अरे नेता, लेकिन बहुत टिपिकल और टफ जॉब है। अगर कोई, यानी कि अगर मैं कोई अगर भी आप नेता इसको हो, प्रोफेशन बना रहे हो तो इसे आप प्रोफेशन इसे बना ही नहीं सकते हैं। अच्छा। आप ये अगर कहते हैं कि राजनीति मेरा प्रोफेशन है, हम्म, तो ये भी एक अपराध है। अच्छा ये भी एक प्रोफेशन क्या, प्रोफेशन तो एक तरीके से व्यवसाय हुआ। व्यवसाय हो। राजनीति व्यवसाय है ही नहीं, राजनीति शुद्ध रूप से समाज सेवा है। हम्म, जिस दिन आपके मन में ये बात आ गई कि राजनीति मेरा प्रोफेशन है, उस दिन आप प्रोफेशनल होकर राजनीति करेंगे, और उस दिन आप समाज के लिए नहीं, फिर अपने लिए करेंगे। और राजनीति में आप देखिए ना, कैसे कैसे लोग थे। आईसीएस, नेताजी आईसीएस निकाला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। वो चाहते अच्छा नौकरी करके अपना करते, अपना सब कुछ छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको दिख जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो लोग यानी कि बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस पे थे, छोड़ छाड़ के आ गए और राजनीति में लग गए। यानी बहुत ऑप्शंस मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं ही राजनीति में नहीं होता, कहीं और होते, तो हम भी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल। पर राजनीति में ऐसा नहीं है कि, यानी राजनीति में जो आप कर पाएंगे, इतिहास अगर कोई बना सकता है तो वो वही व्यक्ति बना सकता है जो अपने बारे में छोड़कर समाज के बारे में सोचे। जो व्यक्ति समाज के लिए जिएगा, वही लोग इतिहास बनाते हैं। तो राजनीति प्रोफेशन तो नहीं है, ये समाज सेवा। समाज सेवा बहुत मुश्किल काम है। बिना अपनों के सहयोग के, बिना अपनों की प्रेरणा के ये संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो कहूंगा कि बस हम लोग कर रहे हैं, और आगे भी लोग आए। बिना आए तो काम चलेगा नहीं। देश की दशा और दिशा जो है वो अच्छे लोग आएंगे तभी बदलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक जी, अभी रिसेंटली हमने सुना कि जौनपुर से ठाकुर धनंजय सिंह जी आए थे, नीम करोली बाबा के दर्शन किए उन्होंने, फिर वापसी में आपके ऑफिस में पधारे। तो इसका क्या मतलब है? इसका कुछ मतलब है कि कुछ आप लोग का आपस में कुछ प्लानिंग चल रही है, या ऐसा कुछ क्या इसका नहीं, मतलब कुछ निकाला नहीं। जाए? वो क्या कहते हैं, अपना नीम करौरी महाराज जी के भक्त हैं धनंजय, तो वो अपना गए थे, वहां से दर्शन करते हुए वापस आए, तो अपना यहाँ पे जलपान हुआ अपना। ये एक फैमिली गेट टुगेदर। हाँ, बीच में भी उससे पहले भी आए थे। जब नीम करौरी महाराज जी के दर्शन करने जब जाते हैं, तो अपना जाते समय वापसी में एक बार रुक जाते हैं। इसी बहाने आसपास उनके जो भी परिचित और पारिवारिक लोग हैं, सब लोग आ जाते हैं, एक बार मिलना जुलना हो जाता है। कोई राजनीतिक नहीं, शुद्ध रूप से पारिवारिक। ओके विवेक जी, ये जो हमारी उत्तराखंड की राजनीति है, इसमें थोड़ा सा मन में लोगों के भाव है। मैं एक थोड़ा सा कठिन प्रश्न है ये लोगों के अंदर थोड़ा सा भाव है पहाड़ी देसी, ठीक है, ये थोड़ा सा भाव है लोगों के अंदर। विधानसभा में भी इस बारे में डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये कि कैसे हटे ये दिमाग से लोगों की कि हम सब एक ही, हम तो भारत के लोग हैं। जिस दिन अंजनी भैया लोग जातिवाद को गलत वे में लेते हैं, क्षेत्रवाद को गलत वे में लेते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से, ये मेरा व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, मैं विवेकदीप सिंह, मैं कभी क्षेत्रवाद को, जातिवाद को गलत रूप में नहीं लेता हूं। क्यों? जो अगर आप सकारात्मक रूप से किसी भी चीज के लिए कार्य करते हैं, मैं कह रहा हूं, मैं उत्तराखंडी हूं, मैं उत्तराखंड के लिए चिंता करूंगा, मैं उत्तराखंड के विकास के लिए चिंता करूंगा, उत्तराखंड के युवाओं के लिए चिंता करूंगा, अपनी माताओं बहनों के लिए चिंता करूंगा। कहां गलत है? मैं जिस दिन अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता करूंगा, उस दिन मैं किसी की चिंता नहीं करूंगा। उस दिन मैं समाज में जहर बोने का काम करूंगा, समाज को तोड़ने का काम करूंगा। उस दिन मुझे किसी की चिंता नहीं है। राजनीति में जो लोग एक व्यक्ति, अगर आपको मैं एक बात, यानी हम सब ने अनुभव करा है, हिंदुओं में 4 जातियां, उन 4 जातियों में एक जाति है वैश्य जाति। वैश्य जातियों के संगठन है अग्रवाल महासभा, आपने सुना होगा। अग्रवाल महासभा से क्या इस देश के किसी भी एक व्यक्ति बताइए जिसको अग्रवाल महासभा से समस्या हो? किसी को नहीं। बहुत ही कोई निकृष्ट व्यक्ति होगा, उसको अग्रवाल महासभा से समस्या होगी। क्यों? अग्रवाल महासभा कभी भी वो इसलिए काम नहीं करती है कि यानी कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। वो सर्व समाज के लिए काम करती है। कभी भी अग्रवाल महासभा की अग्रवाल धर्मशाला क्या खाली अग्रवाल लोगों के लिए है क्या? कोई भी व्यक्ति वहां पे जाके काम करता है। सबके लिए। जब कोई भी व्यक्ति
जब अच्छे दिशा में काम करेगा, जब कोई भी व्यक्ति इसलिए काम करेगा कि नहीं समाज का हित हो, मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ूं, इसमें क्या बुराई है? क्या मेरे उत्तराखंड के युवाओं को मैं पलायन होने से रोक पाऊं, उनको रोजगार मिले, उनका उत्पीड़न ना हो, अगर मैं ये कर पाऊं, इसमें कहां बुराई है? बुराई भैया कहां पर है कि हमें ये नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है, हमें वोट की राजनीति के लिए, हमें वोट की राजनीति के लिए जो काम महाराष्ट्र में शिवसेना ने करा, जो काम महाराष्ट्र में एमएनएस ने करा, वही काम आप यहां पर मत करिए। उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड में लोग बहुत अच्छे भाव लेकर आते हैं, उत्तराखंड के लोगों को पूरे भारत के लोग बहुत अच्छे भाव, देवतुल्य भाव से देखते हैं। पर ये यूकेडी और कुछ चंद ऐसे और लोग हैं, वो लोग ये जो प्रेम है, इसको, ये सांस्कृतिक प्रेम है, इसको खराब करने का काम कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो, और उसके पीछे ही मैं कह रहा हूं, आप क्या उत्तराखंड के लोगों के लिए, आप पहाड़ के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? आप बताइए। जो नेता साइकिल से, मोटरसाइकिल से जाके आंदोलन करता था, आप देखिए उनके घर में फॉर्च्यूनर और क्या कहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां जाके खड़ी हुई, कहां से खड़ी हो गई? पब्लिक का ही पैसा है, पब्लिक का पैसा है, और वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने में, अपने आप को हाईलाइट करने में, बिल्कुल, यानी कि आप कहिए तो निगेटिव पॉलिटिक्स से, निगेटिव पॉलिटिक्स से अपने आप को चमका रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो विवेक जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे चैनल आए, बैठक अपनों की, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करूंगा, और आशा करूंगा कि कभी फिर फ्यूचर में आपसे आप मिलें और हम आपका पूर्ण दोबारा साक्षात्कार करें। बिल्कुल भैया, ठीक है, अच्छे से, और आप आए, धन्यवाद। अंजनी भैया, आपका धन्यवाद, आप आए, और आप अच्छे तरीके से, मैंने पहले भी कहा, फिर मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों को देख के लगता है कि बहुत अच्छे से, निस्वार्थ भाव से, जिनके यानी कि बिल्कुल पॉजिटिव वे में और बिना किसी लाग लपेट के क्वेश्चंस करने वाले जो लोग हैं, उनमें से आप हैं, और आप आए, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगा, और आप आते रहिएगा तो और अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आप देख रहे थे बैठक अपनों की, हमारे विवेक जी से आप मिले। नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं नए चेहरे के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल बैठक अपनों की। धन्यवाद, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल।